हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले यहाँ पे एमपी बोर्ड क्लास 9th का प्रश्न बैंक। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं 20 मार्च से, उसमें मैं आपको बता दूं कि कम से कम 90% ऐसा माना जाता है कि मिनिमम 90% क्वेश्चन आपके प्रश्न बैंक से आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की और आप आईएमपी क्वेश्चन चाहते हो क्लास 9th के, तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं यानी कि प्रश्न बैंक सॉल्व करा रहा हूं, आपको उन क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करने से बढ़िया नंबर आ जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका 2022 और 23 की जो प्रश्न बैंक है उसका विषय आज विज्ञान का हम पहला पार्ट सॉल्व कराएंगे आपको। पहला पार्ट है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी ओटी को कवर करते हैं। तो क्या है, देखो, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ यानी कोई भी जो वस्तु होती है, कोई पदार्थ होता है, उसकी कितनी अवस्था होती हैं। तो आपको पता होना, या तो कोई पदार्थ क्या होगा, ठोस होगा, या फिर क्या होगा, द्रव होगा, या फिर क्या होगा, गैस होगा। तो आपको याद रखना है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, सिर्फ 3 अवस्थाएं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3। ठीक है, नाम अगर बोले तो कौन से हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, यानी कि खाली स्थान नहीं होता, यानी कि पदार्थ के जो कण जिनमें बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। तो मैं बता दूं यहाँ पे देखो, 3 प्रकार के पदार्थ हैं। एक तो ठोस है, ठीक है, एक कौन सा है, द्रव है, और तीसरा कौन सा है बच्चों, गैस है। तो इसमें क्या है, ये ठोस आपने देखा होगा, ठोस क्या होता है, जैसे पत्थर है। अब पत्थर में आपको पता है, आप कुछ भी अंदर, प्रकाश की किरण भी अंदर जा सकती है क्या, नहीं जा सकती ना। लेकिन द्रव द्रव जैसे पानी होता है, पानी के अंदर आपने देखा होगा सूर्य की जो रोशनी आती है वो क्या है, अंदर भी पहुंच जाती है कि नहीं। जैसे आप किसी बर्तन में देखना तो रोशनी आपको उसकी तली में भी दिखेगी। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर क्या है, जगह बहुत ज्यादा है, रिक्त स्थान है, जगह है, तभी तो पहुंच पा रही है रोशनी। लेकिन पत्थर में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, पत्थर से टकराएगी तो उसके पार निकलेगी नहीं। इसका मतलब उसमें कोई भी रिक्त स्थान नहीं है। तो समझ में आ गया आपको, यानी कि ठोस में बिल्कुल भी रिक्त स्थान नहीं होता। और गैस में तो होता है, आपको पता है, ऑक्सीजन है, पूरे वातावरण में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उससे तो सूर्य की रोशनी आ रही है कि नहीं। इसका मतलब उसमें भी जगह है। तो एक ही अवस्था है जिसमें न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, वो है कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठोस हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारा थर्ड कौन सा है, देखो, पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और संपीड़ता होती है। यानी कि कौन सी अवस्था है जिसमें क्या है, एक निश्चित आकार होता है, आकार बदलता ही नहीं है। तो आपको इधर पानी का आकार बदल सकता है। पानी को अगर हम छोटे बर्तन में रखेंगे तो वो उस तरीके से हो जाएगा, अगर उसे बड़े बर्तन में रखोगे तो उसमें भी पानी आ जाएगा। लेकिन क्या है, अपने आकार को क्या कर लेगा, बदल लेता है कि नहीं। जैसे अगर छोटा ग्लास है तो वहां पे फुल भरा होगा, और यहाँ पे आ जाएगा, बड़े ग्लास में कर देंगे तो पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसके जो आकार है वो कैसा हो गया, बदल गया। ठीक है, गैस का भी आपको पता है। ठीक है, अगर बड़े सिलेंडर में भर दोगे तो उसी हिसाब से फैल जाएगी, और छोटे सिलेंडर में भरोगे तो उसी हिसाब से फैल जाएगी। इसका मतलब ये आकार इसमें क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। और किसका आकार नहीं बदलता है, पत्थर है। आप पत्थर को आप क्या करोगे, कहीं पे भी रख दो, ठीक है, लोहे को आप कहीं पे भी रख दो, आकार बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, ठोस होगा। तीसरा क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम फोर्थ। आपका फोर्थ कौन सा है, देखो, सर्वाधिक विसरण का गुण वाला पदार्थ। विसरण मतलब होता है फैलाव। कौन सा सबसे ज्यादा फैलता है, तो सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा मिश्रण का गुण किसमें होता है, गैस में होता है। ठीक है, अब आपका 5वां प्रश्न है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। यानी आकार तो उसका क्या होता है, निश्चित नहीं होता, लेकिन उसका आयतन जरूर निश्चित होता है। जैसे मान के चलो, देखो, एक पानी है, 1 लीटर पानी है इस वाले गिलास में, 1 लीटर है। आप दूसरे में भर दोगे ये पानी, बड़े वाले बर्तन में, इसमें भी 1 लीटर आ जाएगा। यानी आकार तो क्या हो गया, बदल गया। क्या 1 लीटर से 2 लीटर बन गया, क्या ये नहीं बनेगा ना। इसका मतलब क्या है, इसका क्या है, आकार तो इसका क्या होता रहता है, बदलता रहता है, लेकिन इसका आयतन यहाँ पे भी वो कितना होगा, 1 लीटर ही होगा। ऐसा नहीं कि 2 लीटर हो जाएगा, हो जाएगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब कौन सा पदार्थ हो गया, द्रव। आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे, द्रव। यानी कि द्रव अवस्था में आकार तो नहीं, आकार तो स्थिर नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता, लेकिन उसका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद है न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। सबसे कम विसरण का गुण किस में पाया जाता है, तो सिंपल सी बात है, वो किस में, ठोस में पाया जाता है। क्लियर, याद हो रहे हैं आपको। उसके बाद लास्ट है
गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भरकर रखा जा सकता है? तो वो गुण कौन सा है? संपीड़ितता का गुण है। सातों क्वेश्चन याद हो जाएंगे। एक बार और रिपीट कर देता हूं। पहला, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे? 3 होती है। उसके बाद क्या है? पदार्थ की किस अवस्था में कणों के बीच में जो न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, तो वो कौन सा? ठोस में है। पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा, नगण्य होते हैं, तो वो किस में? ठोस में है। सर्वाधिक विसरण का गुण किस में पाया जाता है? ध्यान रखना, सबसे ज्यादा विसरण का गुण किस में पाया जाता है? तो गैस में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है, तो वो द्रव होता है। और न्यूनतम विसरण का गुण किस में पाया जाता है? तो ठोस में पाया जाता है। और लास्ट में आपका प्रश्न था, गैसों के किस गुण के कारण से सिलेंडर में भरकर रखा जाता है? तो आपका आंसर है संपीड़ितता के गुण के कारण। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका 8वां प्रश्न, बर्फ का गलनांक कितना होता है? आपको बताना है बर्फ जो होती है उसका गलनांक कितना होता है। तो आपको याद रखना है बेटा, 273.15 केल्विन ये बर्फ का क्या होता है? गलनांक होता है। यानी कि इतने टेम्परेचर पर बर्फ जो है वो क्या हो जाएगी? पानी में बदल जाएगी। ठोस बर्फ होती है कि नहीं, तो वो द्रव में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। ये उस बर्फ का क्या है? पिघलने का, ठीक है, गलनांक है ये। इतने तापमान पे पिघल जाती है नॉर्मल। तो आपने देखा भी, अगर हम अपने रूम में बर्फ को खुला छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? यानी रूम टेम्परेचर पे बर्फ जो होती है, आइस क्या हो जाती है? पिघल जाती है कि नहीं, मेल्ट हो जाती है, आइसक्रीम भी। तो इसीलिए क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है? ये रूम टेम्परेचर होता है बेटा। सामान्य जो तापमान होता है वो 273.5 केल्विन माना जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से अधिक संपीड़ित होता है, बताओ सबसे ज्यादा संपीड़ित कौन होगा? 4 में से पत्थर। पत्थर तो संपीड़ित तो हो नहीं सकता। ठीक है। तो ये तो आंसर नहीं है। जल, जल भी संपीड़ित नहीं होगा। रबड़ भी नहीं होगी। कौन होगा? ऑक्सीजन। गैस होती है सबसे ज्यादा संपीड़ितता का गुण। ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें रिक्त स्थान है, तो क्या करना है? देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघल कर क्या बन जाता है? द्रव बन जाता है। क्या है आपका क्वेश्चन? देखिए, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस जो होता है वो किस में बदल जाता है? द्रव में बदल जाता है। उसे क्या कहते हैं? तो बेटा उसे बोलते हैं गलनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गलनांक बोलते हैं। याद हो जाएगा। बर्फ का गलनांक कितना होता है? अभी बताया था आपको, 273, ठीक है, 0.15 केल्विन ये बर्फ का गलनांक होता है। याद हो जाएगा। उसके बाद केल्विन किसका मात्रक है बेटा? तो आपको पता है केल्विन किसका मात्रक है? तो आपका आंसर होगा ताप का मात्रक है। ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, ठोस CO2 याद रखना, शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। शुष्क बर्फ बोलते हैं, या फिर इसका दूसरे इंग्लिश में भी बोलते हैं, इसको ड्राई आइस बोलते हैं बेटा, याद रखना। ठीक है। ड्राई आइस आए या फिर दोनों में से एक ही है। ठीक है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है? शुष्क बर्फ भी बोला जाता है। उसके बाद आपका 5वां प्रश्न, पदार्थ की अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है पदार्थ की? तो 3 अवस्थाएं होती है। ये आपके खाली स्थान थे। क्लियर? तो सिंपल है, बिल्कुल आराम से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे जोड़ियां। जोड़ियों को किस तरीके से भरेंगे? तो देखो, अधिक संपीड़ित, सबसे ज्यादा संपीड़ित कौन होता है? पता ही होगा आपको, अब तो मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है। सबसे ज्यादा संपीड़ित कौन होता है? गैस होती है। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है बेटा? अब तो आप बता दोगे आराम से, 3 होती हैं। ठीक है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? अभी हमने क्वेश्चन किया था। बर्फ का गलनांक कितना होता है? एक मिनट रुको बेटा। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक होता है 273। 373 पे मत कर देना। ठीक है। कितना होता है? 273। उसके बाद कौन सा है? ड्राई आइस किसको बोलते हैं बताइए? ठोस CO2 को क्या बोलते हैं हम लोग? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अभी बताए थे, ड्राई आइस बोलते हैं। और जल का क्वथनांक कितना होता है? तो आपको याद रखना है, जल का क्वथनांक कितना है? एक ही बचा अब तो, 373। जल का क्वथनांक याद रखना बेटा, 373। ठीक है। ये आपकी जोड़ियां हैं, आप आराम से भर लेना इनको। ठीक है। और वैसे भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सत्य सत्य है ये। ठीक है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। ये बिल्कुल सही है। गैस अवस्था में कण क्या है? बहुत तेजी से भागते हैं कि नहीं? आपने गैस आपने निकलते हुए देखी होगी। ठीक है। तो ये क्या है आपका? ट्रू है। आप याद रखना, ये ट्रू है। उसके बाद बाष्पीकरण की एक सतह की परिघटना है, तो बिल्कुल ये भी क्या है? ट्रू है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होते हुए बिना सीधे क्या है? गैसीय अवस्था में आ जाता है। ये आपका थर्ड है। तो बिल्कुल ये भी क्या है? आपका सच है। ठीक है। इसको भी आप प्रूव कर लेना।
सतह क्षेत्र बढ़ जाने पर बाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, तो ये आपका फॉल्स है। ठीक है। दाब बढ़ने और तापमान घटने पर गैस, क्या बोल रहे हैं, दाब बढ़ जाए और तापमान क्या हो जाए, घट जाए, तो गैस जो होती है तापमान घटने में गैस किस में, द्रव में बदल जाती है। बिल्कुल सही बात है। अगर तापमान घट जाएगा तो गैस जो होगी, जैसे आपने देखा भी होगा टेम्परेचर कम होता है, जैसे ठंडा ग्लास अगर आप रख दोगे, जो ग्लास होता है फ्रिज से निकाल के रख देना, क्योंकि ग्लास का उस समय पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो और पास की जो गैस होती है वो बूंद बूंद आपने देखा होगा, ठीक है, उस ग्लास के और पास क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी, तो वो ग्लास का जो पानी होता है वो अंदर से नहीं आता, वो क्या होती है, गैस होती है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल भी क्या है, सच है। हो गया क्लियर? ठीक है। अब आते हैं हम एक शब्द के या फिर एक वाक्य के उत्तर पर। जल का गलनांक, ठीक है, बताना है आपको जल का गलनांक कितना होता है, तो अभी हमने याद भी किया था 273 पॉइंट, ठीक है, 15 केल्विन। यही होता है कि नहीं जल का गलनांक, नहीं होता है जल का गलनांक। अगला है हमारा यहाँ पे 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में आपको मान बताना है। 300 डिग्री सेल्सियस का जो मान है वो आपको डिग्री केल्विन में बताना है, तो आपका आंसर क्या होगा वहाँ पे, 27 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस। ठीक है। उसके बाद है जल का क्वथनांक होता है, तो आपको याद रखना है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल का क्वथनांक। पदार्थ के मुख्य किन अवस्थाओं में पाया जाता है, तो ये तो आपको पता ही है, ठोस, द्रव, गैस। तो लिख दो ठोस, द्रव और गैस। तीनों के आंसर आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर के, यानी ओटी आएंगे और 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ज़्यादा आपको ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आना ही नहीं है, तो आपको ये 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन तो आपको करने हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। यहाँ पे 5वां क्या है, कमरे के ताप पर जल की अवस्था क्या होती है। कमरे के ताप पर नॉर्मल टेम्परेचर जल क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है, द्रव होता है, द्रव ही रहेगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। दाब का मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना दाब का मात्रक होता है पास्कल। ठीक है, विसरण को परिभाषित कीजिए, क्या बताना है आपको, विसरण को परिभाषित कीजिए, तो आपका आंसर है यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थों का, ये मैं लिख नहीं पाया था, आप लिख लेना, पदार्थों का स्वतः एक दूसरे में मिलकर ठीक है समान मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। आगे समझ में आपको क्या है विसरण। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, तो 2 नंबर के प्रश्न है, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो बता रहा हूँ सब कंप्लीट आपको याद करने। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है, क्यों होती है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है। तो देखो ये बोल रहा है ठोस में विसरण ज्यादा, द्रव में विसरण जो है वो ठोस की अपेक्षा ज्यादा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, तो आपको पता है ठोस में क्या होते हैं, कण बिल्कुल पास पास होते हैं, यानी घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है, और द्रवों में घनत्व तो कैसा होता है, कम होता है। तो बस यही बात लिखी है। क्या लिखी है, देखो द्रवों के कणों का घनत्व ठोसों के कणों की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। बस इतना सा याद रखना है, बस हो गया क्वेश्चन याद। क्या याद रखना है बेटा, द्रवों के कणों का घनत्व ठोसों की अपेक्षा कैसा होता है, कम होता है। अतः द्रव में पदार्थ के कण आसानी से गति करते हैं। घनत्व कम होगा, ऐसे घनत्व दूर दूर है, द्रव में कण कैसे हैं, दूर दूर है, और दूर दूर है तो आराम से क्या होता है, कोई भी आ जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए गति कर सकते हैं कोई भी कण, इसीलिए ठोसों की अपेक्षा द्रवों में क्या होता है, विसरण की दर अधिक होती है। याद कर लोगे तो बस सिंपल सा एक ही क्वेश्चन का आंसर यही है कि घनत्व कैसा होता है, कम होता है। क्या बात याद रखनी है बेटा, घनत्व कैसा होता है, कम होता है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, इस कारण विसरण का गुण द्रवों में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ठोसों में विसरण का गुण क्यों नहीं पाया जाता, तो आप बोल देना घनत्व ज्यादा होता है।
क्या बोल दोगे आप? घनत्व ज्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए नहीं पाया जाता। ठीक है, घनत्व कम होता है तो द्रवों का बता दो, घनत्व ज्यादा है तो ठोसों का बता दो, बस। उसके बाद है यहाँ पे गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, यही है। तो आपको याद रखना है वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब लिख लेना बेटा। 1 किलो ठोस को, किसको? 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ठोस है, ठीक है, अब आपने उसको कितना 10 केल्विन ताप दिया, लेकिन वो ठोस में नहीं बदला। 11 केल्विन दिया, वो ठोस में नहीं बदला, नहीं बदला ठोस, वो द्रव में, ठीक है, कोई भी ठोस। 12 जैसे आपने केल्विन दिया, वो ठोस में क्या हो गया? वो जो ठोस था वो किस में? द्रव में बदल गया बेटा। इसका मतलब इसकी जो कम से कम जो गलन ऊर्जा है, यानी इसका जो गलनांक है वो कितना है? 12 केल्विन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। समझ में आ गई बात आपको? गुप्त ऊष्मा का डेफिनेशन क्या है? तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, किसमें बदलने के लिए? द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्लियर हो गया? अगला संगलन की प्रशुप्त ऊष्मा क्या है? तो वही क्वेश्चन है, बिल्कुल आप याद कर लेना बेटा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप लिख देना, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा निक्षेपण किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है हमारा? निक्षेपण किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे निक्षेपण वह है, एक वह को इसमें हागू काट देना। निक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस ठोस में बदल जाती है। समझ में आ गया निक्षेपण का मतलब? यानी कि गैस को किस में बदलना है हमको? गैस को ठोस में बदलना क्या कहलाता है बेटा? गैस को ठोस में बदलना ही निक्षेपण कहलाता है। याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा भी था। शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई, ठीक है, ड्राई आइस। और दूसरा इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ठोस CO2 भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ठोस CO2 को ही क्या बोलते हैं बेटा? शुष्क बर्फ बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड पर दाब बढ़ाया जाता है तो यह गैस संपीड़ित होकर, गैसों में संपीड़न का गुण तो पाया ही जाता है, संपीड़ित होकर क्या है? ठोस में बदल जाते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड पर जब दाब बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? उसका जो वो जो गैस है वो संपीड़ित हो जाएगी, यानी इकट्ठी हो जाएगी, और संपीड़ित होगी किस में? ठोस में बदल जाएगी, ठीक है। तो इस जो ठोस गैस है इसको भी बोलते हैं हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। और इस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, जब सामान्य वायुमंडलीय दाब पर रखा जाता है तो यह बिना द्रव में बदले, इसकी जो खासियत है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को बिना द्रव में बदले सीधे किस में बदल जाती है? गैस में बदल जाती है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? शुष्क बर्फ भी बोला जाता है। क्लियर? तो शुष्क बर्फ कौन है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही शुष्क बर्फ है। एक बार और समझा देता हूं आपको इस क्वेश्चन को, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड पर हम दाब लगाते हैं, क्या बढ़ाते हैं? उस पर दाब बढ़ाते हैं तो गैस जो होती है वो संपीड़ित होकर, इकट्ठी होकर किसमें? ठोस में बदल जाती है। और जब इस ठोस में बदल जाती है तो हम इसको आप बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और जब इस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वायुमंडलीय दाब पर, यानी नॉर्मल टेम्परेचर होता है, कितना होता है नॉर्मल टेम्परेचर? बताया था मैंने आपको 273.15 केल्विन। जब उस पर हम इसको रखेंगे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर इसको अपने कमरे में रखें या कहीं पे भी रखेंगे, तो ये द्रव में बदलेगी नहीं। यानी कि जो ठोस है वो द्रव में बदलता है, लेकिन ये द्रव में बदलेगी नहीं, सीधी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको ही बोलते हैं शुष्क बर्फ। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? शुष्क बर्फ पड़ गया है, ड्राई आइस पड़ गया है, ठीक है। तो याद रखना, ठोस CO2 को ही क्या बोलते हैं बेटा? शुष्क बर्फ बोलते हैं, यानी कि क्लियर। उसके बाद आता है हमारा प्रश्न, गलनांक किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है बेटा? गलनांक किसे कहते हैं। क्लियर? आपको समझ में आया? तो वह निश्चित ताप, निश्चित बोल सकते हो या फिर कम से कम बोल सकते हो, वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है। यानी कि ऐसा ताप देखना पड़ेगा, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जिससे वह कम से कम ताप जिस पे कोई पदार्थ ठोस से सीधा किस में बदल जाए? द्रव अवस्था में बदल जाए, तो उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, जैसे लोहा है, अब लोहे को मुझे क्या करना है? पिघलाना है। तो मैंने क्या किया? उसको 5 केल्विन दिया, 10 केल्विन दिया, नहीं पिघला। 11 केल्विन दिया, नहीं पिघला। 12 केल्विन दिया, नहीं पिघला।
13 केल्विन पे ये क्या हो गया, पिघल गया। इसका मतलब इसका गलनांक कितना हो गया बेटा, 13 केल्विन। यानी इसको 13 केल्विन ताप आप दे दो तो ये क्या हो जाएगा, सीधा द्रव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका गलनांक कितना हो गया, 13 केल्विन हो गया। गलनांक समझ में आ गया। वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव में बदल जाता है उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, देखो गलनांक तो समझ में आ गया, ठोस से द्रव में चेंज करने को क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। क्वथनांक का मतलब ये होता है कि कोई भी द्रव है उसको आपको किस में बदलना है, गैस में बदलना है। द्रव को किस में बदलना है बेटा, ठोस, ठोस में नहीं, गैस में। द्रव को गैस में बदलना ही क्या कहलाता है, क्वथनांक कहता है। ठीक है, क्वथनांक कहते हैं उसको। तो क्या है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदल जाता है उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे एलपीजी का पूरा नाम आपको पता ही है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो आप लिख लेना यहाँ पे लिक्विड, ठीक है, पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये है, याद हो जाएगा। उसके बाद सीएनजी का पूरा नाम बेटा आपको पता ही है, कंप्रेस्ड, अगर नहीं पता है तो लिख लेना कंप्रेस्ड, ठीक है, नेचुरल गैस। मैं हिंदी लिख रहा हूं, नेचुरल गैस। ठीक है, उसके बाद आता है घनत्व का मात्रक, आपको क्या होता है ये बताना है, घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो देखो पहले तो आपको घनत्व की डेफिनेशन समझा देता हूं, तो मात्रक आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किसी वस्तु के द्रव्यमान को, किसी वस्तु के द्रव्यमान को उसके तापमान पर यदि किसी उसके द्वारा घेरे गए आयतन से भाग देने पर, यानी हम क्या कर रहे हैं, अगर हम द्रव्यमान में, किसमें, द्रव्यमान में आयतन से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमको उस पदार्थ का क्या मिल जाएगा बेटा, घनत्व मिल जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो घनत्व बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बेटा, केजी होता है, और आयतन का मात्रक क्या होता है, घन मीटर होता है। ठीक है, तो बस बन गया, क्या बन गया, केजी बटे घन मीटर। ठीक है, तो आपका घनत्व का मात्रक क्या होता है ये समझ में आ गया। तो आप क्या लिखोगे, किलोग्राम, ठीक है, बटे में मीटर क्यूब लिख दो या फिर घन मीटर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका मात्रक है घनत्व का। ठीक है, समझ में आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।